नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों, आप लोगों की जो है एग्ज़ाम 18 जून से स्टार्ट होने वाली है। तो सभी साथी अपनी तैयारी को जो है अब दोगुनी स्पीड पे करना स्टार्ट कर दें। दिन-रात आपको मेहनत करनी है और आपके पास ये मान लो सेकंड ईयर वालों के पास ये लास्ट मौका है। इस बार आपकी जैसे ही एग्ज़ाम क्लियर होगी 6 के 6 सब्जेक्ट एक बार में आपको क्लियर करने हैं। आपके पास जो है 6 मंथ का जो है आप लेट हो जाओगे यदि आपकी एक भी सब्जेक्ट बैक रह गई तो, और वैकेंसी आने के पूरे चांस अगले साल बन रहे हैं। यानी आप 6 मंथ लेट हो जाएंगे, यानी आप अपनी जो है वैकेंसी से चूक सकते हैं। तो सभी साथी अपनी तैयारी अच्छे से करें और 6 के 6 पेपर एक ही बार में क्लियर कर लें। इस वीडियो के अंदर हम कुछ प्राणमय स्रोतस की व्याधियों के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके जो चिकित्सा परिचर्या बुक है उसके अंदर D1 का जो पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए प्राणमय स्रोतस की व्याधियों का परिचय। ठीक है, जैसे श्वास का सिक्का, प्रतिसाय, राजयक्षमा, हृदय रोग आदि में परिचर्या या पथ्य व्यवस्था तथा सामान्य उपचार का ज्ञान जो है प्राणमय स्रोतस की व्याधियाँ इसके अंदर आती है। ठीक है, इसके बाद में श्वास रोग की हम इसमें बात करते हैं। सबके पहले हम परिचय की बात करेंगे। आयुर्वेद में विविध हेतुओं से उत्पन्न श्वास कष्ट युक्त अवस्थाओं को श्वास रोग के रूप में वर्णित किया गया है। श्वास कई व्याधियों का एक सामान्य लक्षण मात्र हो सकता है अथवा ये कई अन्य व्याधियों का प्रधान एवं एकमात्र लक्षण भी ये हो सकता है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा श्वास रोग का ये परिचय। इसके बाद में इसके अंदर जो दूसरी होता है वो प्राणवायु होती है, और जो इसका अधिष्ठान होता है श्वास रोग का वो प्राणवय स्रोतस आपका होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं इसके भेदों की। श्वास रोग के 5 भेद बताए गए हैं। महाश्वास, उदर्भ श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। ठीक है, श्वास रोग के 5 प्रकार है, आपको याद रखने हैं। इसके लक्षण की बात करते हैं। श्वास लेने में कष्ट अर्थात श्वास का फूलना ही इस रोग का सामान्य लक्षण है। ठीक है, श्वास का जो रोग है उसका सामान्य लक्षण क्या है? श्वास का फूलना ही इस रोग का सामान्य लक्षण इसमें बताया गया है। अब इसके जो भेद है उसमें सबके पहले बात करेंगे महाश्वास की। ये एक असाध्य व्याधि है। ठीक है, जो महाश्वास है वो असाध्य व्याधि है। यह श्वास की असाध्य अवस्था है। किसी भी रोग से पीड़ित रोगी जब अत्यंत कष्ट के साथ हांफते हुए निरंतर श्वास लेता है तो उसे महाश्वास कहते हैं। इसके बाद में उदर्भ श्वास आता है, ये भी असाध्य है। इसमें रोगी ऊपर की ओर श्वास देर तक छोड़ता है परंतु वह अंदर को उतनी देर तक नहीं खींचता। रोगी बेचैन अथवा मूर्छित सा रहता है। यह श्वासघात की स्थिति है। ठीक है, इसके बाद में आता है छिन्न श्वास। ये भी असाध्य है। छिन्न श्वास का रोगी अपनी पूरी शक्ति लगाकर रुक रुक कर ही श्वास लेता है। इसके बाद में तमक श्वास आता है, ये कृच्छ साध्य होता है। कफ द्वारा अवरुद्ध वायु कंठ में घुर घुर शब्द के साथ में प्राण अधिष्ठान हृदय को प्रपीड़ित करने वाले अति तीव्र वेगों वाले श्वास रोग को उत्पन्न करती है, जिसे तमक श्वास कहते हैं। तमक श्वास के अंदर क्या होता है कि अवरुद्ध हो जाता है, वायु मार्ग जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है कफ के कारण, और गुर गुर के शब्द की जो है उसमें से ध्वनि निकलती है गले में से। ठीक है, तमक श्वास के अंदर ये होता है। तमक श्वास रोग आधुनिक ब्रोंशियल अस्थमा ठीक है रोग से एकदम साम्य रखता है। ठीक है, उसके बाद में आता है क्षुद्र श्वास। ये साध्य होता है रुक्ष पदार्थों के अधिक सेवन करने से तथा व्यायाम करने से या परिश्रम करने से जिस श्वास कष्ट की अनुभूति होती है वही क्षुद्र श्वास है। इसके वेग साधारण होते हैं। रुक्ष पदार्थों के अधिक सेवन करने से तथा व्यायाम करने से या परिश्रम करने से जिस श्वास कष्ट की अनुभूति होती है उसी को क्षुद्र श्वास कहते हैं। अब परिचर्या की बात करेंगे। परिचर्या कैसे करनी है? ठीक है, कफ वातर उष्ण एवं
वातानुलोमन कर्म, मृदु स्वेदन, स्नेहवस्ती, मृदु उपचार, लघु द्रव्य, उष्ण सूक्ष्म विशद गुण युक्त आहार विहार, विश्राम आदि के द्वारा रोगी की परिचर्या इसके अंदर की जाती है श्वास रोग के अंदर। इसके बाद में आपका आता है कास रोग यानी खांसी। ठीक है, अब कास रोग का हम आपको परिचय देते हैं। कास प्राण व स्रोतस से संबंध एक महत्वपूर्ण लक्षण है जो अनेक रोगों में पाया जा सकता है, परंतु जब कास स्वतंत्र रूप से उपस्थित होता है और कास के कारण दूसरे अनेक लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, तब कास एक व्याधि के रूप में स्वीकार किया जाता है। आचार्य चरक के अनुसार कास रोग में वायु की उधर्व गति होती है, इसलिए इसे कास कहते हैं। आचार्य चरक के अनुसार कास रोग में वायु की उधर्व गति होती है, इसीलिए इसे कास कहते हैं। कसनात कासे अर्थात कास का रोगी खांसते समय एक विशेष प्रकार के कुशब्द उत्पन्न करता है, इसलिए इस रोग को कास कहते हैं। अब कास के जो भेद है वो 5 बताए गए हैं: वातज, पित्तज, कफज, छतज और क्षयज। ठीक है, परिचर्या कैसे करते हैं कास के अंदर? निदान परिवर्जन कीजिए, उष्णोपचार कीजिए, आहार विहार के माध्यम से रोगी की परिचर्या की जावे। इसके बाद में प्राण व स्रोतस की नेक्स्ट व्याधि आती है हिक्का। परिचय: हिक इति कृत्वा कायति शब्दायते इति हिक्का, अर्थात शरीर के द्वारा उदान एवं प्राणवायु यकृत, पिलिया और आंतों के द्वारा हिक ऐसे शब्द के साथ में श्वास का बाहर फेंका जाना हिक्का कहलाता है। इसका दृष्टान स्वर यंत्र, पित्तस्थान हो सकता है। दूसरे इसके अन्न और श्वास वायु है। स्रोतस इसके प्राण व स्रोतस भी आ गया, अन्न व भी आ गया, और उदक व स्रोतस, तीनों स्रोतसों की इसके अंदर दृष्टि होती है। ठीक है, इसके बाद में आधुनिक भाषा में इसे एक कफ, हिक कफ अथवा हिचकी भी इसको कहते हैं। इसके 5 वेद बताए गए हैं: अनजा, यमला, क्षुद्रा, गंभीरा और महती। ठीक है, अब इसकी परिचर्या कैसे करेंगे? सर्वप्रथम हिक्का पीड़ित रोगी यानी जो खांसी से पीड़ित व्यक्ति है, व्यक्ति को उरस अथवा प्रस्तर या संकर विधि से उसे इस स्निग्ध स्वेदन करवाना चाहिए। चिकित्सा के अंदर इसे हरितकी चूर्ण, ठीक है, और 10 मूलादि योग, मयूर पिच भस्म, शंख भस्म, सूत शेखर रस और एलादि, ये जो है इसके अंदर इनसे इसकी चिकित्सा की जाती है। अब नेक्स्ट व्याधि आती है प्रतिशाय। परिचय: नासिका की आभ्यंतरिक श्लेष्म कला में किसी भी कारण से शोथ उत्पन्न होकर प्रतिशाय होता है। वायु की तरफ अथवा कफादी दोषों की नासिका से बाहर निकलने की प्रवृत्ति जिस रोग में हो वह प्रतिशाय कहलाता है। प्रतिशाय कहलाता है। वेद इसके 5 बताए गए हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। चिकित्सा परिचर्या: अपक्व प्रतिशाय में अम्ल पदार्थों से स्वेदन, उष्ण भोजन, दूध में अदरक पकाकर उस अदरक का सेवन, गुड़ और पक्व अदरक का सेवन करना चाहिए। नवीन प्रतिशाय में धूमपान, स्वेदन, वमन, अवपीड़न, नश्य करना इसमें चाहिए। ठीक है, औषध के अंदर त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस, अभ्रक श्रृंग, मरीच्छा दिवटी, षडबिंदु तेल आदि का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। पत्ते के अंदर यव, कुल्थी, बैंगन, लहसुन, शुंठी, अदरक, पालक, लौकी, पपीता, ठीक है, आम, अंगूर आदि इसके पत्ते बताए गए हैं। इसके बाद में 5वें नंबर की नेक्स्ट व्याधि आती है प्राण व स्रोतस की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राजयक्षमा। ये अलग से भी आ सकती है, इसे ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ठीक है, राजयक्षमा, ट्यूबरक्लोसिस या टीबी भी इसको कहते हैं। परिचय: सभी आयुर्वेदीय संहिताओं में राजयक्षमा रोग का विस्तृत वर्णन मिलता है। दौर्बल्य एवं शोथ के साथ साथ प्राण व स्रोतस से संबद्ध कास, श्वास, उरसूल, रक्त स्टिवन
अथवा ज्वर आदि लक्षणों से युक्त यह महत्वपूर्ण व्याधि है। आचार्य वाग्भट ने इसे रोगों का राजा, ठीक है, रोगों का राजा होने से इसे राजयक्षमा कहा है, अर्थात बड़ा रोग होने से इसे राजयक्षमा कहा गया है। ठीक है, अब इसके निदानों की बात करेंगे। वेगावरोध, विषमासन, क्षय, साहस, ये 4 इसके निदान बताए गए हैं। वेगों को रोकने से, विषम आसन करने से, क्षय और साहस, ये इसके कारण हैं। परिचर्या। राजयक्षमा रोगी की परिचर्या में निदान परिवर्जन, पौष्टिक आहार, पर्याप्त विश्राम तथा स्वच्छ वायु सेवन का ध्यान रखते हुए इसकी जो है परिचर्या की जानी चाहिए। नेक्स्ट जो है आपकी व्याधि है प्राणवायु स्रोत की हृदय रोग, हार्ट डिजीज। हृदय रस, अब इसका परिचय देखते हैं। हृदय रस का स्थान है तथा दोषों के हृदयगत होने पर रस दुष्टि तथा हृदय रोग उत्पन्न होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं: वातिक, पैतिक, कफज, सन्निपातज और क्रमिज हृदय रोग। ठीक है, संप्राप्ति और घटक दोष, वातादि दोष, वायु प्रधान दोष कौन कौन से होते हैं हृदय रोग के अंदर? वात दोष और वायु इसके अंदर प्रदान होता है। ठीक है, दूसरे इसके अंदर रस और मेद होते हैं। अधिष्ठान इसका हृदय होता है और स्रोतस, रस व स्रोतस के अंदर ये आता है। ठीक है, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, चिकित्सा की परिभाषा एवं भेद, चिकित्सा परिचर्या का परिचय एवं महत्व बतावे। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करवाएंगे दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम के अंदर अक्सर देखे जाने वाला है। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो सबको आता होगा, है ना, लेकिन हम जो बताएंगे कितना लिखना है, किस हिसाब से लिखना है, परिभाषा को किस तरीके से लिखना है, कितनी बड़ी लिखनी है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन तो अधिकतर सबको आते हैं और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आता है, सभी क्वेश्चन करके आते हैं, लेकिन फिर भी या तो नंबर कम मिलते हैं या फिर सीधे बैक लग जाती है। तो उसके पीछे का क्या कारण है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथी तैयारी करते रहे। ठीक है, शुभ रात्रि हमारी तरफ से, नमस्कार, धन्यवाद।